हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। क्या देखेंगे? बायोलॉजी, जो कि क्लास 10th का होगा और चैप्टर 1 होगा। पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। इससे पहले के वीडियो में हम समझ चुके थे कि जैव प्रक्रम क्या है और ये पोषण क्या है, ये भी समझ लिए थे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा टॉपिक जो है उसमें कवर हो चुका था, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आपका जो तैयारी है वो पूरे इस वीडियो से इस चैनल से हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहले प्रपोषण के प्रकार। प्रपोषण के प्रकार जो है ये 3 प्रकार के थे। एक थे साइप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, जिसे मृत जीवी पोषण कहते थे, जो है मृत शरीर से अपना भोजन करता है। किसी भी जीव के मरे हुए शरीर से जो भोजन प्राप्त करता है उसे ही क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। और दूसरा जो था वो आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण, यानी दूसरे शरीर के जीव में जो है अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके और अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परजीवी पोषण। ये अस्थायी रूप से भी रह सकता है या फिर अस्थायी रूप से भी रह सकता है। जैसा कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें जो है आपका कवक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कवक आ जाएगा। टेप वर्म क्या आ जाएगा? कवक, टेप वर्म। और अमरबेल कौन आ जाएगा? अमरबेल भी जो है यही प्राणी संपोषण में ही आएगा। और जो आपका तीसरा है, तीसरा जो है ये टेप वर्म, अमरबेल, ये सब प्रजीवी में आएगा। किस में आएगा? प्रजीवी में। और तीसरा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये क्या होता है? तो इसमें वैसे पोषण जिसे प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं की तरह जो है भोजन ग्रहण करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो है कौन सा आ जाएगा? तो इसमें जो है आपका मनुष्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा। और फिर जो है मेढक, मेढक, ये सब के क्या हो जाएगा? तो ये सब जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाएगा, यानी प्राणी संपोषण हो जाएगा। अब समझते हैं पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पौधों में जो है पोषण जिस क्रिया द्वारा होता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे किसे कहते हैं? तो सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? तो देखिए, पेड़ पौधे को जो है भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली बात कि सनलाइट की आवश्यकता होगी, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, इसके बाद जल या खनिज लवण की आवश्यकता होगी, और इसके बाद क्लोरोफिल की अवस्था होगी। अगर ये 4 चीज़ों की उपस्थिति में जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो ये कौन सा है? तो ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो उन्हें जो है 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की? 4 चीज़ों की। पहली बात कि उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाएगा। कम से कम उसे 1% भी अगर सूर्य का प्रकाश मिल गया तो वो अपना भोजन क्या करेगा? बना लेगा। और पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो पत्ती के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा बनाता है? पत्ती। यानी पत्ती में जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश पड़ा और नीचे से क्या ले लेगा? तो नीचे से जो है आपका जल ले लेगा। क्या ले लेगा? जल ले लेगा। और इसमें क्लोरोफिल उपस्थित ही होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और वायुमंडल से जो है CO2 ले लेगा। क्या ले लेगा? वायुमंडल से CO2 ले लेगा और ये अपना भोजन जो है बना लेगा। और जैसे ही अपना भोजन बना लेगा, ये पूर्ण शरीर ऊपर नीचे पूरे शरीर में जो है अपने भोजन को फैला देगा, और बॉडी को क्या मिल जाएगा? भोजन मिल जाएगा। तो ये जो बनाता है, तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है पूरे शरीर में फैलाता है। तो देखिए, आवश्यक 4 चीज़ कौन सा है? तो पहला कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए, तीसरा क्लोरोफिल मिलना चाहिए, और चौथा जो है जल या खनिज लवण मिलना चाहिए। देखिए, जब ये भोजन बनाता है तो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज को ही पूर्ण शरीर में फैलाता है और ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालता है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। अब प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं पेड़ पौधे जो करते हैं, तो इसके लिए कुछ रासायनिक समीकरण भी है। तो इन्हें ज़रूरत किन किन चीज़ों का होता है? तो देखिए, इन्हें जो है ज़रूरत CO2 का पड़ता है, और प्लस क्या चाहिए? तो इसे जो है H2O चाहिए। क्या चाहिए?
H2O और क्या चाहिए, तो और इसे चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट, और चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। सनलाइट, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ मिल गया तो ये क्या कर लेगा, भोजन बना लेगा। तो भोजन के रूप में क्या बनाएगा, C6H12O6, और जो उत्पाद के रूप में निकालेगा वो आपका ऑक्सीजन निकालता है, और प्लस H2O, जल को जो है वाष्पोत्सर्जित कर देती है। तब यहाँ जो है बैलेंस करने के लिए इसमें भी 6 लगा दीजिए और हाइड्रोजन में 12 लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो इसका रासायनिक समीकरण हुआ 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस H2O। अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा क्या उत्पाद निकालता है, तो वो निकालता है ऑक्सीजन। क्या निकालता है, ऑक्सीजन। अब देखते होंगे कभी कभी रात में जो है पेड़ पौधा जो है रात में ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। क्या लेना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देता है। तो कभी कभी पेड़ के नीचे अगर रहने पर जो है थोड़ा सा घुटन फील होता है, क्योंकि वहाँ जो है पेड़ पौधा रात में ऑक्सीजन ही लेता है और हम लोग भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, जिसके कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और घुटन फील होने लगता है। जबकि दिन में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये दिन में क्या छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण हो गया। और ये C6H12O6 क्या है, तो ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा उत्पाद के रूप में क्या निष्कासित करता है, तो ये जो है उत्पाद के रूप में आपका ऑक्सीजन निष्कासित करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जंतुओं में पोषण। अब हमें देखना है कि जंतु जो है अपना पोषण कैसे करता है। तो हम लोग देखेंगे अमीबा। क्या देखेंगे, अमीबा। जैसा कि मनुष्य के बारे में देखें कि मनुष्य जो है कैसा है, तो प्रपोषी पोषण है। कैसा पोषण है, प्रपोषी पोषण है, और ये दूसरे जीवों पर जो है पोषण के लिए आधारित निर्भर होता है। जबकि अमीबा, अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो देखिए अमीबा में जो पोषण होता है ये 3 चरणों में होता है। क्या होता है, 3 चरणों में अमीबा में पोषण होता है। सबसे पहली बात कि अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। फिर इसके बाद क्या करेगा, तो इसके बाद जो है पाचन की क्रिया करेगा। किसकी क्रिया करेगा, पाचन की। और इसके बाद जो है बहिष्कार करेगा। क्या करेगा, बहिष्करण। क्या करेगा, बहिष्करण, यानी भोजन जो पच जाएगा उसे क्या करेगा, उत्पाद के रूप में बाहर निकाल देगा। और अमीबा जो है एक सरल प्राणी समपोषी है। कैसा है, सरल प्राणी समपोषी है, और ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। इसे सभी क्रिया करने के लिए एक ही अंग होता है, न कि इसे अलग अलग अंग होता है। तो एक जीवी किसे कहेंगे, तो एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, तो उसे कहेंगे जिसके पास सारी क्रिया करने के लिए क्या हो, एक ही अंग हो, तो उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव उसे कहेंगे जिसके पास जो है अलग अलग क्रिया करने के लिए अलग अलग अंग हो, तो उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे। जैसा कि जैसा कि मनुष्य हो जाएगा, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। जबकि अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। ये भोजन अब कैसे करता है इसको समझिए। तो देखिए ये आपका अमीबा रहा। अमीबा, सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, जैसे ही कोई भोजन देखेगा, अमीबा अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, कोई निश्चित आकृति नहीं है। जैसे ही ये भोजन को देखेगा धीरे धीरे इसकी आगे की ओर बढ़ेगा, और इसकी कोई आकृति नहीं होती है तो धीरे धीरे ये क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। और जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है धीरे धीरे कहीं पे अपने शरीर को तोड़ना शुरू करता है, और धीरे धीरे अपने शरीर को तोड़ करके उस भोजन को अपने शरीर के अंदर लाना शुरू करता है। और ये जो भोजन को जिस रूप में घेरता है इसे कहते हैं कूटपाद। इसे क्या कहते हैं, कूटपाद। और ये कूटपाद के द्वारा जो है भोजन को घेर लेता है और धीरे धीरे अपने आगे की मुंह को बंद करते जाता है, और भोजन को क्या करता है, अंदर की ओर लेते जाता है। जब ये भोजन अंदर की ओर आ जाता है तो धीरे धीरे ये कहाँ आ जाता है, तो ये आपका आ जाता है रसघानी में। कहाँ जाता है, रसघानी। रसघानी किसे कहते हैं, तो रसघानी में जो है आपका जल होता है। क्या होता है, जल होता है। जल जल होता है जो कि भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। और जैसे ही ये भोजन अंदर धीरे धीरे जाता है और जैसे ही ये भोजन पच जाता है तो जो इसका अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो निष्कासित बाहर निकालने वाला पदार्थ होता है,
अब जब भोजन पच जाता है तो रसघानी से ये पूरे शरीर में फैला देता है। रसघानी से क्या करेगा, पूरे शरीर में फैला देगा और जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा, क्या बनेगा, बचेगा, जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा उसे भी अपने शरीर को कहीं तोड़ करके और क्या करेगा, उस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा। जैसा कि यहाँ निकाल दिया कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इस तरह से जो है इस अमीबा के भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अमीबा के भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। नेक्स्ट है कि अमीबा किसके द्वारा अपना, यहाँ पे अपना होगा, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये किसके द्वारा करता है, तो ये करता है आपका कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होगा, रसघानी में होगा। कहाँ होगा, रसघानी में। और यहाँ से पचने के भोजन को जो है पूरे शरीर में फैला दिया जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है फिर अपने शरीर को तोड़ करके बाहर निकाल देता है। तो ये जो है आपका ये पोषण हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य का पाचन, क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मनुष्य का पाचन जो है कैसे होता है, मनुष्य के पूरे पाचन क्रिया को समझेंगे। तो आई होप इस वीडियो को समझे होंगे आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।